हेलो एवरीवन, विजय एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एसएससी सीपीयू एग्जामिनेशन टीयर 1 का इंग्लिश का सेक्शन। ये शीट 1 है। शीट 1 मतलब जो आपका 3 सेक्शन में हुआ था पेपर, ये 3 सेक्शंस में, तो ये शीट 1 है और ये हुआ था एग्जाम 3/10/2023 को। तो फटाफट चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका जुड़ा है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड से, जहां पे उसने सेंटेंस लिखा है दिस वॉज अ ब्लेटेंट डिसरिगार्ड टू द एडवाइजरी बाय द होस्ट अगेंस्ट इट एंड इन वायलेशन ऑफ नॉर्म्स ऑफ द मीटिंग। यहां पर जो पहला वर्ड उसने अंडरलाइन कर रखा है वो है ब्लेटेंट। ब्लेटेंट वर्ड की स्पेलिंग होनी चाहिए थी BLATANT। यहां स्पेलिंग उसने TENT कर दी, तो स्पेलिंग हमारी यही गलत है। वायलेशन भी ठीक है, एडवाइजरी भी ठीक है और डिसरिगार्ड भी ठीक है। फिर भी नॉलेज के लिए अपना ध्यान रखिए कि जो वर्ड ब्लेटेंट है इसका मीनिंग कई बार पेपर में पूछा जाता है। इसे सिनोनिम्स की लिस्ट में भी बहुत बार देखा गया है, इसे एंटोनिम्स के क्वेश्चन में बहुत बार देखा गया है। तो जहां पे भी ब्लेटेंट वर्ड आता है उसका मतलब होता है खुल्लम खुल्ला किसी चीज की बेइज्जती कर रहे हो, आप डिसरिगार्ड कर रहे हो, और आप इस तरह के व्यक्ति को बात करना चाहते हो उसमें, जैसे हम बोल रहे हैं कि ये खुल्लम खुल्ला झूठ बोलता है, तो मतलब बोलेंगे इसको ही इज अ ब्लेटेंट लायर। तो ऐसा व्यक्ति जो सरेआम झूठ बोलने में सक्षम है, तो खुल्लम खुल्ला बेशर्मी, तो इसके अंदर मूल सेंस बेशर्मी का है और ये छुपाता भी नहीं अपनी शर्मी, बेशर्म। ये बेशर्मी खुल्लम खुल्ला समाज को दिखाता है। तो ये वर्ड पेपर में बहुत दिखता है ब्लेटेंट, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, तो बाकी 3 वर्ड्स में से अगर हम बात करें तो ये सबसे ज्यादा पूछा गया वर्ड है एग्जाम में, मीनिंग के आधार पे भी और स्पेलिंग के आधार पे देख रहे हैं तो ठीक है, यहां भी देख सकते हैं इस चीज को। आइए दूसरे वर्ड पे चलते, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि आपको वन वर्ड ढूंढना है फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्किंग और ऑपरेटिंग क्विकली एंड एफिशिएंटली इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, सुयोजित तरीके से काम करने वाला व्यक्ति। अब देखिए, कोई व्यक्ति जो सुयोजित तरीके से काम करेगा वो इन 4 ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम देखें तो अपने काम में कैसा होगा, बहुत ही एफिशिएंट होगा। एफिशिएंट का मतलब अपने काम में बड़ा ही पारंगत होगा, काम करने में वो बहुत ही महारती होगा, दक्ष होगा काम करने में। तो एफिशिएंट व्यक्ति मतलब ऐसा व्यक्ति जो काम करने में बहुत ही सक्षम है। इफ्यूजिव की बात करें तो इफ्यूजिव का मतलब है, सिंपल भाषा में अगर बोले तो एफ्यूजिव शब्द को अंग्रेजी भाषा में वो ये समझाना चाहता है आपको, क्या, आभार। यानी अंग्रेजी भाषा में बोले तो कहीं ना कहीं वो जोड़ देता है इस चीज को, किससे, ग्रैटिट्यूड से। बहुत बड़े पैमाने पर अपना आप किसी व्यक्ति को आभार व्यक्त कर रहे हो, तब वो इफ्यूजिव वर्ड का इस्तेमाल करता है। एक्सटेंसिव का मतलब सिंपल भाषा में विस्तृत रूप से बात कर रहा है, यानी इलैबोरेट कर रहे हो, डिटेल में चीज को दे रहे हो। एक्सटेंसिव में विस्तृत का सेंस मिल जाता है। इससे एक संबंधित वर्ड हमें पेपर में बहुत बार दिखता है, और वर्ड मतलब पर्यायवाची की तरह अगर आप समझें तो ये बहुत काम दिखता है एग्जाम में। एक्सपेंसिव, एक वर्ड तो एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव का मतलब कीमती है, लेकिन एक्सपैंड करते हुए बात करते हैं तो एक्सपेंसिव का सेंस आप जोड़ सकते हैं। तो एक्सटेंसिव इसके सिनोनिम की तरह सोच सकते हो, मीनिंग नहीं है। एक्सटेंसिव का सेंस होता है विस्तृत, रिसर्च करेगी, एक्सटेंसिव डिटेल में दिख रही है आपको वो चीज। और एक्सेलेंट का मतलब है काम में बहुत शानदार आदमी है। एफिशिएंट मतलब व्यक्ति कैसा है, बहुत ही काम करने में निपुण है, दक्ष है। तो इसके आसपास कई बार, जैसे मान लीजिए मैंने वर्ड यूज किया अडेप्ट। अब ये अडेप्ट वर्ड का सेंस जुड़ा किस चीज से है, स्किलफुल। अब स्किलफुल आदमी अपने काम में कैसा है, एफिशिएंट ही होगा, कहने का मतलब सेंस दिखता है। तो इसलिए कई बार ऐसे वर्ड आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ऐसे ही एक वर्ड बहुत कॉमन दिखता है हमें एग्जाम में, है ना, एम्बीडेक्स्ट्रस आदमी। एम्बीडेक्स्ट्रस आदमी क्या होता है, ऐसा आदमी जो अपने काम को बहुत कुशलता से करता है, दोनों हाथों का इस्तेमाल बड़ी कुशलता से कर ले। 3 इडियट्स का हमारा वायरस, वो एम्बीडेक्स्ट्रस व्यक्ति है, क्योंकि एम्बी का मतलब बोथ है और डेक्स्टर का सेंस जुड़ा है स्किल के साथ, और स्किल को वो जोड़ता है अंग्रेजी भाषा में इस प्रकृति में किससे, राइट हैंड के साथ। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है अपने आप में, राइट हैंड से जोड़ता है इस बात को वो। तो कहता है एम्बीडेक्स्ट्रस आदमी ऐसा आदमी जो अपने
दोनों हाथों का इस्तेमाल, क्योंकि एम्बी बोथ है और डेक्स्ट्रस राइट है, तो एम्बी डेक्स्ट्रस मतलब ऐसा व्यक्ति जो बड़ी कुशलता से काम कर सकता है, तो एफिशिएंट आदमी है, कहने का सेंस ऐसा है। चलिए, द डांसर्स स्वेड डेंटी ऑन द स्टेज लास्ट नाइट। तो कह रहा है इस सेंटेंस में आपको क्या ढूंढना है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। अगर आपको एरर दिखता है इन चार में से तो ढूंढिए। तो आइए जरा सेंटेंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस सेंटेंस को अप्रोच करने का तरीका अगर मैं आपको बोलूं तो सेंटेंस में पहले ढूंढिएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। बड़ा सिंपल तरीका है। अगर मैं आपसे पूछूंगा कौन स्वे करता है, तो बोलेगा डांसर्स। क्रिया करने वाला व्यक्ति कौन है, डांसर्स है। तो ये हमारा सब्जेक्ट, और डांसर्स की जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो बन गई संज्ञा। डांसर्स क्या करते हैं, स्वे करते हैं। स्वे करने का मतलब पार्ट ऑफ स्पीच में तो वर्ब है, स्वे करने का मतलब है मूव करना, जो हमने पिछले पेपर में देखा था, टू एंड फ्रो वाला कहानी, बैक एंड फोर्थ, ये वही है। स्वे आगे पीछे होने का सेंस दिखा रहा है। तो कह रहा है द डांसर्स स्वेड, और वर्ड यूज ने किया डेंटी। डेंटी शब्द को अगर हम ढूंढते हैं तो वो ये पूछ रहा है कि भैया डांसर्स ने स्वे तो किया, और उन्हें पूछा क्रिया के रूप में स्वे वर्ड आ गया, तो उसने बोला ये काम उन्होंने किया कैसे। तो जब मैं क्रिया के साथ जोड़ता हूं कैसे काम किया, तो मुझे चाहिए वहां पर क्रिया विशेषण। इसलिए उसने बोला मेरे को डेंटी वर्ड नहीं चाहिए, डेंटी एक विशेषण का भाव है, मुझे यहां पर चाहिए क्रिया विशेषण। इसलिए यहां पर डेंटी की जगह वर्ड क्या इस्तेमाल करेगा, पहले तो डेंटली होना चाहिए था, डेंटिली। तो द डांसर्स स्वेड, कैसे स्वे किया, उस एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या नहीं चाहिए, हमें एडजेक्टिव नहीं चाहिए। हमें पार्ट ऑफ स्पीच का जो शब्द चाहिए वो इस शब्द का कौन सा स्वरूप चाहिए, हमें एडवर्ब का स्वरूप चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर उसने आपसे बोला कि मेरे को यहां पर डेंटी वर्ड नहीं चाहिए, मुझे यहां पर वर्ड क्या चाहिए था, डेंटीली। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, ऐसा कहने का मतलब। तो द डांसर्स स्वेड डेंटिली ऑन द स्टेज लास्ट नाइट, कि कल रात जो डांसर्स थे वो कैसे मूव कर रहे थे, डेंटिली। अब डेंटिली का मतलब क्या होता है, डेंटिली का मतलब है सिंपल भाषा में शॉर्ट मूवमेंट। ज्यादा लंबे चौड़े स्टेप्स नहीं थे, बड़े सिंपल सिंपल स्टेप्स लेते हुए धीरे 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 वो मूव कर रहे थे। ये इस शब्द का अर्थ बन जाता है। तो डेंटी वर्ड को यहां से ध्यान रख लीजिएगा। ठीक, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का था। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम, स्टूडेंट्स ऑफन बर्न द मिडनाइट ऑयल। अब देखिए, ये हमने पिछले पेपर को जब सॉल्व किया था वहां भी था। ये सीजीएल के देखिए मेंस के पेपर में पूछा हुआ है, और सीपीओज में भी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन को देखकर आपको याद आ गया होगा कि बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या है। वर्क अंटिल लेट एट नाइट, वांट टू बी एट अ प्लेस फुल ऑफ लाइट, पुट द थिंग्स ऑन फायर एट नाइट। आग लगानी है, उसने बोला नहीं साहब। आराम से सोइए, नहीं। वर्क अंटिल लेट नाइट की वांट टू बी एट अ प्लेस फुल ऑफ लाइट, उसने नहीं। आंसर क्या होना चाहिए, सेकंड, वर्क अंटिल लेट एट नाइट, बर्न द मिडनाइट ऑयल। तो देखिए दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स का एनालिसिस जरूर देखिए। हमारी टीम आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से इसका एनालिसिस कर रही है, तो इसका लाभ उठाइए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द नेग्लिजेंट एटीट्यूड ऑफ द कॉप्स वॉज क्रिटिसाइज्ड। तो सवाल में उसने पूछा मेरे को इस एंटोनिम को ढूंढना है, और किसको ढूंढना है, ये जो मैंने अंडरलाइन वर्ड कर रखा है नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट का मतलब अगर हम अंग्रेजी में ढूंढेंगे तो उसका सेंस मिलेगा समवन हु इज अ वेरी केयरलेस पर्सन। ध्यान नहीं देता चीजों पर, वो चीजों पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करता है, ध्यान नहीं देने वाला। अब अगर हम चार ऑप्शन देखते हैं तो पहला वर्ड है बोर। बोर होने का मतलब है जहां पर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है और आपको बिल्कुल भी उस काम में रुचि नहीं दिख रही है, तो आप उसको कभी भी इंजॉय नहीं कर रहे हो, तो वो बोर्ड वर्ड बहुत बार दिखता है। ठीक, अब इस बोर्ड वर्ड के आसपास पूछे गए पेपर में वर्ड मोनोटोनस, ये बहुत दिखता है। हमड्रम बहुत कॉमन एग्जाम में दिखता है।
हैकनीड, ये कॉमनली एग्जाम में दिखता है। ये ऐसे वर्ड हैं जो पेपर में आपको बहुत ही कॉमन तरीके से पूछे जाते हैं, जहां पे मोनोटनस का मतलब क्या होता है, एक ही जैसी तरीके से काम हुए जा रहा है। जहां पर रूट सेंस क्या है, मोनो, मोनो का मतलब क्या होता है, एक, तो मोनोटनस का मतलब एक ही रूटीन चला जा रहा है, तो इसलिए वो चीज कभी भी उसमें इंटरेस्टिंग नहीं होती और वह व्यक्ति के लिए कैसी हो जाती है, नीरस हो जाती है। हमड्रम, हैकनीड, हमड्रम का भी बोरिंग का सेंस है। हैकनीड का मतलब अगर हम डिक्शनरी में ढूंढते हैं अंग्रेजी भाषा में तो बोलता है समथिंग विच इज रिपीटेड टू ऑफन। अब रिपीटेड टू ऑफन का मतलब है कि कोई सी बात को आपने इतना दोहरा दिया, इतना दोहरा दिया, इतना दोहरा दिया कि आपने बोला भाई इसमें कुछ नयापन तो बचा ही नहीं, ये हम तो हमेशा सुनते आ रहे हैं, तो इसलिए वो चीज कैसी हो गई, बोरिंग। हैकनीड का मतलब ये ध्यान रखिएगा। अब सेकेंड वर्ड अगर हम देखें एम्पलीफाई, तो एम्पलीफाई करने का मतलब होता है किसी चीज की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हो आप। जैसे एम्पलीफायर होता है, तो एम्पलीफायर हमारी आवाज को क्या करेगा, उसकी पिच को बढ़ा देगा, उसकी रेंज को बढ़ा देगा। तो एम्पलीफाई में मूल सेंस किस चीज का है, मूल सेंस इंक्रीज करने का है, बढ़ाने का सेंस है, कहने का मतलब ये है। अब इसके आसपास एग्जाम में हमने बहुत बार वर्ड देखे हैं, कौन से, हाइपरबोलाइज, एम्पलीफाई, इंक्रीज। चाहो तो एक बेसिक सा वर्ड अगर हम मतलब इंक्रीज के सेंस में अगर देखो, ऑगमेंट, ये बहुत आता है पेपर के अंदर, बढ़ने का सेंस है ये, तो ऑगमेंट, इसमें बढ़ने का सेंस दिख जाएगा। तो ये कॉमन वर्ड्स हैं जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे एम्पलीफाई से संबंधित। अटेंटिव, अटेंटिव का मतलब ऐसा व्यक्ति जो चीजों पर बिल्कुल ध्यान देता है, फोकस करके बात करता है। यानी एग्जाम में एक वर्ड आता है विजिलेंट, कॉशियस। अब अटेंटिव आदमी कैसा होगा, सतर्क होगा, कॉशियस सतर्क होता है। विजिलेंट आदमी कैसा होता है, विजिलेंट आदमी भी सतर्क होता है, तो वो भी कॉशियस रहता है। इसी प्रकार इस शब्द से जोड़कर अगर आप आगे कहानी को देखेंगे तो एक वर्ड मिलेगा एग्जाम में बहुत बार आपको, सर्कमस्पेक्ट। सर्कमस्पेक्ट का मतलब भी क्या होता है, ऐसा कंडीशन की बात कर रहा है जहां पे आदमी अपने आसपास के माहौल से पूरी तरह क्या है, परिचित है, तो उसे वो सर्कमस्पेक्ट बोल रहा है। अब ये वर्ड बना कैसे है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी। सर्कम, सर्कम का मतलब गोलाकार, ये गोल का भाव है, और स्पेक्ट का मतलब क्या है, देखना। तो सर्कम स्पेक्ट का मतलब क्या बन गया, ऐसा कंडीशन बात करते हुए जहां पर हम आसपास के सारे माहौल पर नजर बनाए हुए हैं। तो जब हम आसपास के सारे माहौल पर नजर बना के रखेंगे तो भाई हम किस प्रकार के व्यक्ति हुए, सतर्क हुए कि नहीं हुए, इसलिए बोल रहा है। एक वर्ड कई बार ऐसा भी दी जाता है, भाई देखो अटेंटिव का सेंस दिखाने के लिए बोल रहा हूं, हीड। हीड का मतलब सिंपल भाषा में होता है ध्यान देना। जब आप ध्यान देने की बात कर रहे हो तो फिर अटेंशन ही है, कहने का सेंस ऐसा। इसलिए इस ऑप्शन को देखें, रिलक्टेंट, तो रिलक्टेंट का मतलब जुड़ा है हिचकिचाहट से। रिलक्टेंट शब्द को जोड़ा जाता है अंग्रेजी भाषा में किस चीज से, हिचकिचाहट से। अंग्रेजी भाषा में इसको बोलता है हेजिटेशन। जब किसी से बात करने में आपको झिझक हो रही हो, कोई आपको अपने मित्र को बात बतानी है लेकिन आप उसको नहीं बता पा रहे हैं, आप रुक रहे हैं वो चीज बोलने से, तो हेजिटेट करने लगते हो आप। तो वो हेजिटेशन का सेंस और रिलक्टेंस का सेंस एक ही परिवार में जाके बैठ जाता है। तो हिंदी भाषा में क्या कह रहा है, आपको कोई काम करते हुए झिझकना, ये सेंस बन गया उसका। तो अब देख लीजिए आप, नेग्लिजेंट वर्ड है तो उसने बोला नेग्लिजेंट का उल्टा अगर बनाना है तो उल्टा क्या बनेगा, अटेंटिव बन जाएगा, ना एम्पलीफाई ना रिलक्टेंट ना बोर्ड। ठीक, चलिए फिर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, एन आर्म एंड लेग। अब ये जो इडियम है इसके पीछे अलग अलग कहानियां हैं, जिसमें से एक कहानी अगर आप याद रखेंगे तो आपको ये मुहावरा भी याद हो जाएगा। अब युद्ध के मैदान में जब आप उतरेंगे तो
उसके पीछे ऐसी कहानी दी जाती है कि युद्ध के मैदान में जब आप उतरे तो वहां पर आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, कैसे अपने शरीर को बलिदान देते हुए, तो कभी हाथ कभी पैर। तो कहने का मतलब यह है कि जब युद्ध में उतरे और हमने अपने हाथ बलिदान में दे दिया या पैर बलिदान में दिया, जिसके वजह से आपने युद्ध में अपने देश के लिए कुछ ना कुछ योगदान देने की कोशिश करी, तो उस परिस्थिति के अंदर अगर हम देखें तो टू बी लॉस्ट एंड बिविल्डर्ड, उसने बोला ये नहीं हो सकता, क्योंकि बिविल्डर्ड का मतलब होता है कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज्ड का मतलब आपको चीज स्पष्टता से नहीं दिख रही है। टू आस्क फॉर टू मच, आप हद से ज्यादा मांग कर रहे हो, उतनी मांग कर रहे हो जितनी आपको करनी नहीं चाहिए, ये वो भाव है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, और अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी उसने बोला बड़ी रकम है। एवरीथिंग इज रेडी, हर चीज तैयार है। तो भाई देखो, पहला और चौथा ये तो काम कर नहीं सकते। अब अगर हम दो ऑप्शन को देखें तो इन दो में से, इसमें से सबसे अच्छा आंसर कौन सा है कि भाई इन दो में से अगर मुझे देखना है, ये दो ऑप्शन यानी सेकंड और थर्ड, कि टू आस्क फॉर टू मच या अ लार्ज आउट ऑफ मनी। तो आस्क फॉर टू मच का सेंस है किसी चीज की आप डिमांड बहुत ज्यादा कर रहे हो, उतनी कर रहे हो जितनी होनी नहीं चाहिए, तो ये नकारात्मकता के सेंस को दिखा रहा है। तो इसलिए ये सेंस ना लेकर हमें क्या लेना चाहिए था, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, आपको बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ रही है उस चीज की। इसलिए उसने बोला आपको जो इस्तेमाल करना चाहिए वो क्या करना चाहिए, तीसरा ऑप्शन। ठीक, चलिए फिर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, सबसे उपयुक्त सिनोनिम को ढूंढिए। सिनोनिम का मतलब सबसे समानांतर शब्द को ढूंढिए, और वर्ड है ड्रेडफुल। ड्रेडफुल का मतलब होता है एक्सट्रीमली बैड, सिंपल भाषा में बहुत ही ज्यादा खराब है। अब तुम्हारे पास चार ऑप्शन है, प्रोपिशियस, ऑस्पिशियस, टेरेबल और फीबल। देखिए, टेरेबल वर्ड का मतलब ही होता है बहुत ज्यादा खराब, तो ये तो हटा दीजिए, सॉरी इसको तो हम रख सकते हैं, ये आंसर बन गया बल्कि देखा जाए तो टेरेबल। फीबल का मतलब होता है कमजोर, ये वीक का सेंस है, ये कमजोर का भाव बोल रहा है, ये फीबल है। ऑस्पिशियस का मतलब होता है एक ऐसा समय जो आपके पक्ष में होता है। ऑस्पिशियस बिल्कुल उपयुक्त मुहूर्त बोलते हैं ना, ऑस्पिशियस मोमेंट, अच्छा उपयुक्त। प्रोपिशियस के अंदर भी सेंस किस चीज का है, ऐसे समय की बात कर रहा है जो सबसे उपयुक्त है। तो ये ऑस्पिशियस और प्रोपिशियस उपयुक्त समय की बात करते हैं जो आपके लिए अच्छे हैं। तो जैसे हम बोलते हैं कि भाई ये मुहूर्त का है और इस समय शादी है, लगन का समय है, तो उसने बोला प्रोपिशियस मोमेंट, ऐसा क्षण जो बिल्कुल सबके लिए उपयुक्त है। यहां पर इस घड़ी में करावा जो भी कार्य होगा वो हमेशा फ्रूटफुल होगा। तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन तो आपस में ही सिनोनिम है, इनको हटा दीजिए। तो अब ये दो में से टेरेबल खराब है, फीबल कमजोर है, तो फीबल भी हटा दीजिए, तो बचा कौन, टेरेबल। टेरेबल का मतलब है समथिंग विच इज एक्सट्रीमली बैड इन नेचर, उसे उसका सेंस कहता है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अल्योर, एडजेसेंट, एग्रीगेट और अकम्प्लिश। बड़ा सिंपल सा वर्ड था, ये आप अपने रिपोर्ट कार्ड में बहुत बार देखते होंगे, एग्रीगेट वर्ड है ना, तो इसको हटा दीजिए, गलत हो गया। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड पूछ रहा है, और किसके लिए, अ पर्सन एंगेज्ड इन और ट्रेन्ड फॉर स्पेस फ्लाइट। अब देखिए हमने बहुत बार क्लास में करा हुआ है अपने छात्रों के साथ, ये वाला वर्ड, मतलब ये वाला वर्ड बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। कौन सा वर्ड डिस्कस किया हमने, उसने बोला ऐसा व्यक्ति जिसका संबंध किससे है, स्पेस फ्लाइट से है। ठीक है, अब ये देखो वर्ड एस्ट्यूट लिखा हुआ है। एस्ट्यूट का मतलब होता है बहुत ही चालाक आदमी है, धूर्त आदमी है, श्रूड, कनिंग, कनिंग जोड़ेगा, श्रूड जोड़ देगा, वाइली जोड़ देगा, है ना। तो एस्ट्यूट के अंदर सेंस किस चीज का है, चालाक, चतुर, चालाक चतुर लोमड़ी, ऐसे याद रखने का इस चीज को, तो वो एस्ट्यूट को जोड़ता है ऐसा। एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉट और अट्रोशियस। अट्रोशियस का मतलब भी होता है समथिंग विच इज एक्सट्रीमली बैड, बहुत ज्यादा खराब का भाव है। तो मेरे हिसाब से आप सेकंड ऑप्शन भी हटा दीजिए और थर्ड ऑप्शन भी हटा दीजिए। अब जो आंसर बनना चाहिए वो एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोनॉट में से किसी एक को होना चाहिए। जब हम बात करते हैं किसकी, एस्ट्रोनॉट की, तो एस्ट्रोनॉट और एस्ट्रोनॉमर में क्या अंतर है ये देखते हैं। ये एस्ट्रोनॉमर दो शब्दों को जोड़कर बनाया गया है, जहां पर एस्टर शब्द का मतलब स्टार है और नॉमे का सेंस है प्लेसमेंट, ये प्लेस की बात करता है।
तो एस्ट्रोनॉमर क्या करता है? एस्ट्रोनॉमर है खगोल शास्त्री, और ये क्या करता है? ये तारों के प्लेसमेंट को देकर क्या करता है? अध्ययन करता है। स्टार क्या हो गया? एस्ट्रो, नॉम का सेंस प्लेस का मतलब रखिए। तो ब्रह्मांड में आपने जो तारे रखे हुए हैं, जो प्लैनेट्स रखे हुए हैं, उन सबके प्लेसेस के बारे में वो स्टडी करता है कि कौन कहां पर रखा हुआ है। तो एस्ट्रोनॉमर क्या बन गया? खगोल शास्त्री। एस्ट्रोनॉट की अगर आप बात करोगे तो एस्टर का सेंस किस चीज का है? एस्टर का सेंस बन गया फिर से स्टार, और नॉट का सेंस अगर आप सोच के देखो तो उसका जो रूट है वो नुआस से है, और नुआस का सेंस जुड़ा है किस चीज से? बोट से। नुआस का सेंस जुड़ा है किससे? बोट। तो एस्ट्रोनॉट क्या करेगा? तारों में जाएगा और कह जाएगा। रॉकेट, रॉकेट क्या होगी उसके लिए? एक प्रकार का माध्यम हो गया। तो एस्ट्रोनॉट की अगर हम बात करते हैं तो पर्सन एंगेज इन ट्रेंड फॉर स्पेस फ्लाइट, तो आंसर क्या बन गया? एस्ट्रोनॉट। समझ में आया बात? तो इसलिए ध्यान रखिएगा। देखिए आप बोलते हैं ना कि स्पीड हमें चेक करनी नॉटिकल माइल्स में, तो हम जब नॉटिकल माइल्स में स्पीड कर रहे हैं तो वो सेंस यही है अभी भी उसके अंदर, बात वो यही लेके चल रहा है। तो नॉट का मतलब बोट से, ध्यान रखिएगा अपने दिमाग में। ठीक, चलिए फिर आंसर हमारा एस्ट्रोनॉट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, सबसे उपयुक्त एंटोनिम को ढूंढना है। वर्ड है डैम्प। डैम्प का मतलब होता है नमी भरा, समथिंग विच इज फुल ऑफ मॉइस्चर। ये नमी से भरी हुई चीज है। अब जब नमी से भरी हुई चीज है तो सोक्ड में होता है किसी चीज को आपने पानी में भिगो के रखना, किसी चीज को तरल पदार्थ में आपने क्या किया? भिगो के रख दिया, वो सोक करने का सेंस है। यानी इसमें भी कहीं ना कहीं आपको मॉइस्चर का सेंस दिखेगा, तो इसलिए हटा दीजिए। हमें एंटोनिम ढूंढना है। ट्रॉपिकल क्षेत्र की बात करते हैं तो ट्रॉपिकल क्षेत्र वो होगा जहां पे सब प्रकार का मौसम बराबर तरीके दिखेगा आपको, तो ये भी हटा दीजिए। मिस्टी, धुंधला है, स्पष्ट नहीं है। और एरिड का मतलब होता है ड्राई, सूखा। एरिड में सूखे का सेंस है। तो अब तुम ऑप्शन देख सकते हो कि डैम्प में था मॉइस्चर का सेंस, डैम्प शब्द में जो भाव है वो मॉइस्ट का हो गया, और मॉइस्ट का उल्टा एरिड बन गया, क्योंकि एरिड का सेंस किस चीज का है? ड्राई का है। तो बड़े सिंपल सिंपल वर्ड होते हैं, आम बोलचाल में हमें दिखते रहते हैं, तो उनका खासा ख्याल रखिएगा। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कंपैरिजन, ट्रायम्फ, सरीन और अनवेल। तो देखिए भाई, पहला वर्ड गलत लिखा हुआ है, कंपैरिजन, COMPARI, आई की पोजीशन आगे पीछे कर दिया उसने। ठीक, बाकी ये तीनों वर्ड बड़े काम के हैं, आपके वोकैबुलरी में बहुत आते हैं, तीनों ही वर्ड दिखते हैं। ट्रायम्फ में सेंस है विजय का, विक्ट्री। सीरीन का सेंस जुड़ा है शांत, बहुत ही काम माहौल है। और अनवेल करने का मतलब है सिंपल भाषा में अनकवर करने का। ये वेल का सेंस क्या है? वो पर्दा, बुर्का, पर्दे वाला सेंस है, कवर करने का सेंस है। तो अनवेल करने का मतलब है कि आपने उसको पर्दे से बाहर निकाल दिया, तो आपने अनकवर कर दी उस चीज को, ये ध्यान रखिएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, और ईडियम हमें ढूंढना है। चलिए फिर ईडियम की बात करते हैं। वी डॉज्ड ए बुलेट व्हेन वी डिडंट फॉल फॉर द एजेंट्स वर्ड। डॉज द बुलेट, जैसे आप हिंदी में बड़े आराम से बोलते हैं, क्या बोलते हैं डॉज द बुलेट को हिंदी में? आप बाल बाल बच गया यार, बाल बाल बचना। अब वो बाल बाल बचने का सेंस रफली कहां देखने को मिलेगा हमें? टू बी आउट ऑफ कंफर्ट जोन, अपने आराम के दायरे से बाहर हैं, ये हटा दीजिए। टू गिव समथिंग अ ट्राई, किसी चीज को आप कोशिश करके देख रहे हो, इसे हटा दीजिए। टू नैरोली अवॉइड अ सिचुएशन, किसी परिस्थिति से आप बस बाल बाल बचे हैं, नैरोली बिल्कुल करीबी मामला था। टू स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर, अच्छे से काम कर रहे हो, तो नहीं साहब, इसमें से सबसे अच्छा आंसर कौन सा बन गया हमारा? चौथा, टू नैरोली अवॉइड ए सिचुएशन। आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं अब आराम से। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Select the option that can be used as one word substitute for the underlined group of words indifferent to pain and pleasure। देखिए फिर से ये वर्ड आ गया, ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला फिर से कंडीशन है। indifferent to pain and pleasure, तो इसके लिए एक वर्ड ध्यान रखिए, यहां पे रखा हुआ है indifferent। indifferent का मतलब हिंदी भाषा में हो गया ऐसा व्यक्ति जिसको किसी भी परिस्थिति में प्रभाव नहीं पड़ता, ये न्यूट्रल रहता है। यानी हिंदी में एक वर्ड में इसको रख देते हैं लोग उदासीनता।
उदासीनता का मतलब उदास से मत जोड़िएगा, उदास अलग शब्द है और उदासीनता अलग शब्द है। जब ये इनडिफरेंट है तो कहने का मतलब है ये ना तो ए पार्टी की तरफ है ना बी पार्टी की तरफ है, ये सेंटर में रहता है, यानी ये है न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है ये। यानी सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो एक पुलिस वाला है, एक पुलिस वाला है और अगर उसने किसी को गिरफ्तार किया, इररिस्पेक्टिव कि वो अमीर है या गरीब है, जिसको उसने गिरफ्तार किया उसको, उस व्यक्ति को जेल में तो बंद करना ही पड़ेगा। वो ये देखकर नहीं छोड़ सकता उस व्यक्ति को कि ये अमीर है इसलिए छोड़ दो या ये गरीब इसलिए छोड़ दो, वो दोनों के प्रति कैसा रहेगा, इनडिफरेंट रहेगा, ये चीज। तो इससे जुड़ा हुआ वर्ड आपके एग्जाम में जो बहुत बार दिखता है, बहुत कॉमनली दिखता है, डिसइंटरेस्टेड। तो डिसइंटरेस्टेड का मतलब ही क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो दोनों परिस्थितियों में न्यूट्रल है, उसे फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो अब तुम्हारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है हिपोक्रेट। हिपोक्रेट होने का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो दोगला होता है, ऊपर से कुछ और है और अंदर से कुछ और है, दोगला व्यक्ति उसको बोला जाता है, वो हिपोक्रेसी है। एमेचर, एमेचर वर्ड को हमने एग्जाम में बहुत बार देखा है, जिसके पेपर के बगल में क्वेश्चन क्या दिखता है, नोवाइस। ये पेपर में दोनों वर्ड बहुत आते हैं। तीसरा वर्ड पेपर में इससे जुड़ा हुआ बहुत आता है और वो कौन है, ग्रीन हॉर्न, ये भी बहुत आता है। ग्रीन हॉर्न के अलावा इसमें आपको एक कॉमन सा जो वर्ड देखने को मिल जाएगा वो ये मिल जाएगा, रुकी। तो एमेचर, नॉविस, ग्रीन हॉर्न, रुकी, ये जो सारे शब्द हैं इनके अंदर सेंस किस चीज का है, ऐसे लोग जिनको काम करने का ज्यादा तजुर्बा नहीं है। एक वर्ड और दिख जाता है साहब, तायरो, बिगनर, है ना, ये बड़े आम शब्द हैं जो आपको एग्जाम में दिखते रहते हैं। और वर्सेटाइल व्यक्ति कौन होता है, वर्सेटाइल ऐसा व्यक्ति है जो फिर बहुआयामी होता है। बहुआयामी का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो अलग अलग चीजों को बहुत ही अच्छे से कर सकता है। जैसे आमिर खान की बात करते हैं, आमिर खान एक बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर है, क्योंकि वो कॉमेडी भी अच्छी कर सकते हैं, वो हिंदी पिक्चरों में एक्शन सीन भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, वो रोमांटिक सीन भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और कोई इमोशनल सीन होगा तो वो भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इसलिए उनको बोला जा रहा है कि ये किस प्रकार के एक्टर है, बहुत ही वर्सेटाइल है, बहुआयामी है, एक ही डायमेंशन में कैद होकर नहीं बैठे हैं। तो वर्सेटाइल आदमी कैसा होता है, फिर से अगर सोच के देखें तो एम्बीडेक्स्ट्रस नेचर का होगा, क्योंकि बहुत तरीके से काम कर सकता है वो। और स्टोइक आदमी कौन होता है, स्टोइक आदमी वो होता है जो अपने इमोशंस को कभी भी नहीं दिखाता, यानी वो समाज के सामने ये दिखाता है कि भाई मेरे को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो स्टोइक नेचर मतलब ऐसा व्यक्ति की बात करना जिसके अंदर दर्द है, परेशानी है, लेकिन वो समाज के सामने अपना वो स्वरूप रखता है जहां कहता है कि भाई देखो मेरे को इस बात से परेशानी नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं मैनेज कर सकता हूं चीजें। तो अब उसने बोला था कि भाई स्कारलेट कौन है, इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो वो कह रहा है स्टोइक व्यक्ति भी कौन होता है, ऐसा व्यक्ति जिसको इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है अब, क्योंकि वो कह रहा है मेरे को तो भाई ठीक है, होगा तो होगा, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कभी भी ये चीज कि मेरे अंदर ही दर्द परेशानी है। तो इसलिए सबसे अच्छा सिनोनिम के स्वरूप में जो वर्ड काम करेगा वो कौन बनेगा, स्टोइक। चलिए फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a spelling error. सेंटेंस में स्पेलिंग एरर ढूंढ रहा है, देखिए बड़ी सिंपल सी गलती है। He wrote his dairy। अब यार आप लिख रहे हो, you're writing something, और क्या लिख रहे हो, अपनी डेयरी लिख रहे हो कि डायरी लिख रहे हो। तो इसलिए भाई समस्या इस बात को लेके है कि डेयरी है कि डायरी है। डेयरी क्या होती है, भैंस गाय दूध बेच रहे हैं, डेयरी है। He wrote his डायरी, ठीक है, इसलिए गलती यहां पर है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इस क्वेश्चन का सिनोनिम ढूंढ रहा है। सिनोनिम कौन से शब्द का, साइट का। अब साइट का मतलब किस चीज से है, साइट का मतलब यहां पर जोड़ा जा रहा है, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट की बात कर रहा हूं तो कह रहा वो जगह जहां पर बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। तो सेंस साइट के अंदर किसका है, जगह का, जहां पर निर्माण होगा, तो जगह का भाव है। लोकेशन, पुल, ग्लोब और लैप। तो लोकेशन क्या हो गई, जो मैप, आप गूगल मैप खोलते हो तो वो लोकेशन दिखाता है। तो मूल सेंस इन चारों में से जगह का अगर मैं देखूंगा तो वो यहीं जा रहा है, इस लोकेशन वर्ड के पास, क्योंकि पुल करने का मतलब तो खींचने का भाव है। ग्लोब में गोलाकार दिखाते हुए आप धरती के सेंस में कुछ बोलना चाह रहे हैं। और लैप करने का मतलब, देखिए लैप करने का मतलब अंग्रेजी भाषा में अलग अलग हो सकता है।
एक मतलब लैप का हो सकता है थाई यानी जांघ का इनर वाला पोर्शन, जब पैर फोल्ड करके बैठते हैं हम, जब रात को खाना, दोपहर को या रात को आप खाना खा रहे हैं जमीन पर बैठकर आराम से पालती मार के, चौकड़ी मार के, तो आप जब चौकड़ी मारकर बैठे हो तो थाई वाला जो पोर्शन है वो पोर्शन को अंग्रेजी भाषा में वो बोल देगा लैप। ठीक, लैप करने का मतलब अगर क्रिया के स्वरूप में ढूंढेंगे तो जैसे बिल्ली है या कुत्ता है, जब वो दूध पी रहे होते हैं या पानी पी रहे होते हैं, वो अपनी जीभ से जब वो पानी पी रहे हैं तो वो सेंस को भी अंग्रेजी भाषा में क्या बोलता है, लैप करना बोलता है। ठीक है, तो ये लैप के सेंस हो सकते हैं अंग्रेजी में अलग अलग अर्थ, तो इसलिए इसको बेटा दीजिए। तो इसलिए साइट का सेंस जुड़ जाता है जाकर किस शब्द के साथ, लोकेशन शब्द के साथ। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ईडियम आपको दिया उसने बेंड ओवर बैकवर्ड्स। अब बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब है वर्किंग हार्ड टू ट्राई टू इंप्रेस पीपल, धीरे धीरे या आलसपन के साथ, स्लोली, धीरे और लेजी में आलस का भाव है। यूजिंग रॉन्गफुल मीन्स आप गलत साधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। गोइंग बैकवर्ड्स पीछे की तरफ जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, नहीं कह रहा है। बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब है वर्किंग हार्ड टू ट्राई टू impress. Select the option that can be used as one word substitute for the underlined group of words. How did you become interested in learning the art of producing beautiful handwriting? तो इस सेंटेंस में उसने इतने हिस्से को कहा कि रिप्लेस कर दीजिए एक वन वर्ड से। तो चलिए इसको ट्राई करके देखते हैं इस वर्ड को। आइए, पहला वर्ड है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी में जो कैली है उसका जो रूट सेंस है, वो रूट सेंस इसको जोड़ता है किससे, ब्यूटी से। ये ब्यूटी से जुड़ा हुआ शब्द है। और ग्राफी, ग्राफी का मतलब होता है लिखना। तो अब आप सोच सकते हो कि कैलीग्राफी का मतलब क्या हो गया। कैलीग्राफी का मतलब हो गया कि आपने क्या करा, लिखाई जो है आपकी कैसी है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही बढ़िया है, उसे वो कैलीग्राफी बोल रहा है। लेक्सिकोग्राफी, ग्राफी इसमें भी है, तो ग्राफी का मतलब हो गया लिखना। लेक्सिको यानी लेक्सी जुड़ा है किसके साथ, डिक्शनरी के साथ। शब्दकोश, डिक्शनरी से जुड़ा हुआ शब्द है लेक्सिकोग्राफी। तो लेक्सिकोग्राफी क्या करेगा, ऐसी किताब की बात कर रहा है जिसमें हमने क्या लिखे हैं, अलग अलग शब्द लिखे हैं, तो डिक्शनरी है ये। डेमोग्राफी, डेमोस का जो सेंस है वो पीपल का है, कॉमन मैन। ग्राफी का मतलब क्या है, लिखना। तो जिस बारे में हम बात कर रहे हैं वो ये है कि स्टैटिस्टिकली, आंकड़ों के स्वरूप में आप दर्शाना चाह रहे हो कि वहां पे लोगों के बारे में कि ये कौन कौन से और कहां कहां के रहने वाले हैं, कि कौन का जो डेमोग्राफी है। अगर मुझे बोलना है कि भाई इस, जैसे मान लीजिए मुझे बोलना है बॉम्बे है, मुंबई है, मुंबई की डेमोग्राफी की बात करेंगे तो वो मल्टी, मतलब एक वो कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, वहां पर अलग अलग तरह के लोग रहेंगे। तो स्टेटिस्टिकली वहां पर आपको अलग 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 प्रकार के लोगों के बारे में जानने को मिलेगा। तो ग्राफी का मतलब लिखना है, और डेमोस में स्टेटिस्टिकली लोगों के आंकड़ों के बारे में लिखा गया होगा, तो डेमोग्राफी ये दिखाएगा। रहा बात अब ग्राफोलॉजी का, तो ग्राफी का मतलब होता है लिखना। ग्राफी क्या है, लिखना। और लॉजी का मतलब क्या है, स्टडी। तो ग्राफोलॉजी में आप बात कर रहे हैं अध्ययन की और स्टडी की, और स्टडी किस चीज की, लिखाई की। कि लोगों की लिखाई देखकर कई लोग पता लगा लेते हैं कि ये किस प्रकार का व्यक्ति है, इसका आचरण किस तरह का होगा, इसका नेचर कैसा होगा, तो उसे वो ग्राफोलॉजी बोल रहा है, और कि करने वाला व्यक्ति ग्राफोलॉजिस्ट हो गया। तो ग्राफी लिखना, लॉजी का मतलब स्टडी या अध्ययन का भाव। तो देखिए हमारे पास चारों वर्ड्स के मीनिंग आ गए। अब आप सोच सकते हैं कि सबसे उपयुक्त ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग के सेंस में कौन काम करेगा। राइट भी दिखता है, ब्यूटी भी दिखता है, तो आंसर कौन सा बन गया, पहला वाला। ये कहने का मतलब है। Select the word which means the same as the group of words underlined in the given sentence. The pandemic deeply affected small business owners as they have no means of livelihood. महामारी जो हुई उसने प्रभावित किया, डीपली अफेक्टेड, बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया किसको, छोटे छोटे व्यवसायों को, व्यवसाय के मालिकों को। एज दे हैव नो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड लेफ्ट, और उनके पास मीन्स का मतलब है माध्यम, जीवन व्यापन करने का माध्यम। तो लाइवलीहुड हो गया जीवन व्यापन करने के जो माध्यम है उनकी बात करते हुए। और कह रहा है पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे छोटे छोटे जो व्यापारी हैं उनके व्यापार पे प्रभाव पड़ा, और उनके पास आय का जो साधन है वो बहुत कम हो गया।
कम क्या हो गया, खत्म ही हो गया, कि उसने बोला नो मीन्स लीजिए आइए, तो उसने बोला खत्म ही होगा भाई, नो मीन्स। अब 4 ऑप्शन है, वर्कर, मेसन, अनएम्प्लॉयड, पॉपर। अब वर्कर का मतलब तो कामकाज के, वर्कर है वो व्यक्ति जो काम करता है, मेसन मजदूर के सेंस में समझ लीजिए, तो ये भी हटा दीजिए। अब बचा पॉपर और अनएम्प्लॉयड। अब अनएम्प्लॉयड का मतलब है भाई रोजगार नहीं है, और पॉपर का मतलब है भिखारी। तो उसने बोला द पैंडेमिक डीपली अफेक्टेड स्मॉल बिजनेस ओनर्स एज दे हैव नो मींस ऑफ लाइवलीहुड लेफ्ट। अब उसने बोला दो में से पॉपर या अनएम्प्लॉयड। क्योंकि वो छोटे व्यापारियों की बात कर रहा है, तो अपने व्यापारियों के काम के सेंस में नहीं बोल रहा है, बल्कि बोल रहा है पैसा खत्म हो गया उनके पास। अब पैसा खत्म हो गया तो वो ऑप्शन क्या लेके चल रहा है, पॉपर। पॉपर का मतलब किस सेंस में है, पुअर, गरीब हो गए हैं वो, पैसे नहीं है उनके पास करने के लिए, भिखारी हो गए हैं वो। अब ये जो भिखारी वाला सेंस है, अंग्रेजी भाषा में एक वर्ड एग्जाम में बहुत दिखता है, और वो वर्ड है पॉवर्टी। इसकी हिंदी होती है गरीबी, इसे वो गरीबी बोलता है। और कई बार इन शब्दों के संदर्भ में हमें यह वर्ड देखने को मिला है, इंडिजेंट, एक्सट्रीमली पुअर इन नेचर। एक वर्ड पेपर में देखने को मिला है, डेस्टिट्यूट। एक वर्ड पेपर में देखने को मिला है, पेन्योरी, है ना। तो ये कॉमन शब्द हैं जो कहीं ना कहीं इन शब्दों को आपस में जोड़ते हुए एक ही परिवार में ले जाते हैं, और दिखाना चाहते हैं कि भाई इसमें भाव किस चीज का है, गरीबी का है। ठीक। लॉट्स ऑफ किड्स वॉज विजुअलाइज्ड क्रॉसिंग द रोड व्हेन द बस अराइव्ड। तो इसमें आपको ढूंढना है कि भाई सबसे अच्छा ऑप्शन इस हिस्से को जो रिप्लेस करेगा। चलो आओ, अब देखिए हमारा जो सवाल है वो वॉज विजुअलाइज लिखा हुआ है, और वॉज से मालूम चल रहा है सवाल पास्ट का है। अब पास्ट का है तो इसलिए मैं पहला ऑप्शन नहीं लेना चाहता, इसको हटा दीजिए। ये प्रेजेंट का है, कैसे मालूम चला, हैव किसे मालूम चल गया, हैव के साथ टेंस परफेक्ट का प्रेजेंट का दिख रहा है। वॉज पास्ट है, वर्ब भी पास्ट है, आर प्रेजेंट के लिए काम करता है, इसलिए मैं तीसरा ऑप्शन भी हटा रहा हूं। अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, वॉज सीन और वर सीन। लॉट्स ऑफ किड्स की बात कर रहा है। जब आप फ्रेज लॉट्स ऑफ से जोड़ते हैं तो सब्जेक्ट की भूमिका में काम करने वाला शब्द कौन है, किड्स, ये सब्जेक्ट है। और ये जो किड्स है इसकी पार्ट ऑफ स्पीच जो दिख रही है वो बहुवचन स्वरूप की है। अब जब ये सब्जेक्ट बहुवचन होता है तो फिर वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, वर्ब भी बहुवचन होनी चाहिए। जब वर्ब बहुवचन होगी तो फिर वॉज ना काम करके कौन काम करेगा, वर। तो लॉट्स ऑफ किड्स वर विजुअलाइज्ड क्रॉसिंग द रोड व्हेन द बस अराइव्ड। सेंटेंस ये है। ठीक, चलिए फिर select the most appropriate meaning of the underlined idiom in the given sentence. I hate to get off on the wrong foot. अब देखिए ये एक मुहावरा है, टू गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट। तो कहने का मतलब ये है कि टू स्टार्ट ए रिलेशनशिप और एक्टिविटी बैडली। तो रॉन्ग फुट कहने का मतलब यही है उसका कि आपने जो भी आपने एक्सक्यूज मी, जो भी आपने शुरुआत करी, जो भी पहल करी, वो अच्छे से नहीं हुई बल्कि वो गलत तरीके से हुई, बैडली। टू स्टार्ट समथिंग विद एन इंजरी ऑन द रॉन्ग फुट, इंजरी की बात नहीं कर रहा है, ये तो एक स्टेटमेंट की तरह दे रहा है। टू स्टार्ट समथिंग विद ए न्यूट्रल फैक्टर्स, न्यूट्रल क्या होता है, फिर से एक ही जैसा रहे, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उसके बाद से, ना ए पार्टी की तरफ ना बी पार्टी की तरफ, वो बीच में है। टू स्टार्ट समथिंग विद पॉजिटिव फैक्टर्स, ये उल्टा हो जाएगा, इसलिए पॉजिटिव फैक्टर्स की बात नहीं होती। रॉन्ग फुट का सेंस जुड़ा है कि आपने किसी भी रिलेशनशिप या एक्टिविटी को शुरू किया और कैसे शुरू किया, एक नेगेटिव तरीके से शुरू किया। रॉन्ग फुट का कहने का मतलब ये है। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, डिजर्व, एलियनेट, असैसिनेट और इंटेरोगेट। तो इसमें से जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो चौथे वर्ड की है, असैसिनेट। ये कह रहा है, तो इसलिए असैसिनेट की स्पेलिंग ये होनी चाहिए। ठीक है। Select the most appropriate one-word substitution of the given group of words. A notice of the death of a person, often with a biographical sketch as in a newspaper. तो देखिए कितनी बार आपने अखबार में देखा होगा कि किसी व्यक्ति की जब डेथ होती है तो अखबार में उसकी एक फोटो एक पब्लिश करी जाती है, और जब वो फोटो पब्लिश करी जाती है तो उसके नीचे लिखा जाता है कि ये व्यक्ति हैं, इस परिवार से हैं, इनका नाम ये है, इस तारीख को डेथ हुई, इस तारीख को जन्म हुआ, इस तारीख को डेथ हुआ, और 13वीं इस तरह है, इस तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है।
उस पूरे अखबार में छपे हुए जो इंफॉर्मेशन को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है? ऑबिचुअरी। अंग्रेजी भाषा में इसका शब्द ये है। एलजी, एलजी एक लंबी कविता है किसी के मरने के बाद कही हुई। किसी के व्यक्ति के मरने के बाद आप उसके शोक में एक लंबी कविता लिख रहे हैं, तो ये एक लंबी कविता का भाव दिखाते हुए शब्द काम करता है, तो इसलिए इसकी बात नहीं कर रहा है। एक वर्ड और आता है एग्जाम में, इयोलॉजी। इयोलॉजी, इसका अर्थ जुड़ा तो प्रशंसा से है, लेकिन इसकी डेफिनेशन जब आप ढूंढोगे तो मिलेगा इयोलॉजी का मतलब किसी के मरने के बाद उसकी प्रशंसा में कहे हुए चंद शब्द, वो इयोलॉजी है। एलजी एक लॉन्ग पोयम है, ये एक लंबी कविता है जो आप कह रहे हो, तो इसलिए इसको हटा दीजिए। एडवर्टीजमेंट में आप इश्तिहार देते हो, आप प्रमोशन के लिए चीज दे रहे होते हो, अपने इंफॉर्मेशन बढ़ाने के लिए लोगों के लिए दे रहे होते हो, व्यापार के सेंस में आप देख रहे होते हो, तो ये काम नहीं करेगा। और ऑब्लिवियन का जो सेंस है वो बन गया आपके लिए सिंपल भाषा में कि अननोन, यानी ऑब्लिवियन मतलब ऐसी कंडीशन जहां पे आप का नाम का जो एग्जिस्टेंस है वही खत्म हो रहा है, आपको कोई जानता नहीं है, आपको कोई पहचानता नहीं है, कोई आपको याद नहीं रखता, वो ऑब्लिवियन का सेंस है। तो अब इन चारों में से इसलिए आंसर कौन सा है? पहला, जिसपे आपको आंसर मिल गया, ऑबिचुअरी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, सबसे उपयुक्त एंटोनिम की बात कर रहा है, कह रहा है कैटास्ट्रोफिक। कैटास्ट्रफी, कैटास्ट्रफी का मतलब होता है बड़े पैमाने पर मची हुई आपदा, तबाही। कहीं पर कोई भूकंप आ गया तो उसे अखबार में लिखा होता है कैटास्ट्रफी। कहीं पर बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, उसे लिखा जाएगा कैटास्ट्रफी। बड़े पैमाने पर जो तबाही मचाई जाती है प्रकृति के द्वारा, उसके सेंस में कई बार हमें वर्ड दिखता है कैटास्ट्रफी। अब इन चार में से हमें ढूंढना है एंटोनिम। तो देखिए, कैलामिटी का मतलब भी किससे है? परेशानी और आपदा से ही है। और अगर हम बात करते हैं सेकेंड वर्ड की, सेबोटाज। सेबोटाज का मतलब होता है कि डेलिबरेटली, जानबूझ के, डेलिबरेटली क्या कर रहे हो? जानबूझ के किसी के रास्ते में टांग अड़ा रहे हो, जबरदस्ती या जानबूझ के तुम किसी व्यक्ति के काम को क्या कर रहे हो? खराब कर रहे हो। तो डेलिबरेटली कॉजिंग हर्डल्स और क्रिएटिंग हर्डल्स, कि आप जानबूझ कैसा कर रहे हो, तो उसको वो सेबोटाज करने का मतलब बनता है। फिर वो बोल रहा है, वर्ड है फॉर्चियस और फियास्को। फियास्को का मतलब होता है अटर फेलियर, पूरी तरह से वो चीज क्या हो गई? बेकार, पूरी तरह से वो फेलियर थी। जैसे मान लीजिए दो टीमों ने मैच खेला, ए टीम और बी टीम। अब फुटबॉल का मैच था, ए टीम ने बी टीम पर 10 गोल दाग दिए, अटर डिजास्टर, पूरी तरह से बर्बाद हो गई वो टीम, फियास्को, ये कहने का मतलब। तो उसने बोला भाई ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों ही कैटास्ट्रोफिक के सिनोनिम की तरह काम करेंगे, और हमें क्या ढूंढना है? एंटोनिम। तो सैबोटाज और फॉर्च्यूटस। फॉर्च्यूस का मतलब क्या हो गया? फेट से बना हुआ शब्द, किस्मत, और किस्मत से दिखाते हुए चीज क्या दिखा रहे हैं? अच्छी है हमारे लिए, तो इसलिए आंसर कौन सा? फॉर्च्यूस। ठीक। Part of the following sentence have been given as options. One of them may contain error. ठीक है भाई। We feed the horse. उसमें spotting error ढूंढना है साहब किसी एक सेक्शन में। We feed the horse. ये लिखा हुआ है We feed the horse. हम घोड़े को खाना देते हैं, खिलाते हैं उसको। क्या खिलाते हैं? Oats. For a week. एक हफ्ते के लिए। क्योंकि because it had eaten all the hay. क्योंकि उसने क्या किया? उसने एक काम पहले खत्म कर लिया, पहले खत्म कर लिया। और टेंस कौन सा है? हैड से मालूम चला कि भैया टेंस कौन सा हो गया? पास्ट। और ये जो ईटन है, ये 3 फॉर्म हो गए, ईट, एट और ईटन। अब हैड के साथ लगा रखी है वर्ब की 3rd फॉर्म, तो ये हो गया तुम्हारा पास्ट परफेक्ट। और वो ये कह रहा है कि दोनों सेंटेंसेस आपस में एक दूसरे पर
इम्पैक्ट डालते हुए बात कर रहे हैं, और वो बोल रहा है कि भाई हमने उसको भूसा खाने के लिए इसलिए दिया, मतलब हमने ओट्स खाने के लिए इसलिए दिए क्योंकि वो पहले कौन सा काम कर चुका था। वो था वाला सेंस किससे दिख गया मुझे? हैड से। तो बीते हुए समय दो काम हुए, ये टेंस का क्वेश्चन बन गया कि बीते हुए समय दो काम हुए, जो काम पहले खत्म हुआ वो पास्ट परफेक्ट, बिकॉज ही हैड ईटन ऑल द हे। इसकी वजह से क्या हुआ, हमें उसे क्या देना पड़ा, हमें उसे एक हफ्ते के लिए ओट्स देने पड़े। तो जब हमें उसे कहा कि भाई एक हफ्ते तक उसे ओट देने पड़े क्योंकि उसने काम पहले खत्म कर दिया ये वाला, तो फिर ये काम हुआ, इसलिए ये सेंटेंस भी प्रेजेंट में नहीं होना चाहिए, ये किस में होना चाहिए था, ये पास्ट में होना चाहिए था। इसलिए यहां पर आंसर फीड की जगह क्या होना चाहिए था, फेड होना चाहिए था। तो होगा वी फेड द हॉर्सेस ओट्स फॉर अ वीक बिकॉज इट हैड ईटन ऑल द हे, क्योंकि उसने सारा घास चारा खा लिया था। सेंटेंस प्रेजेंट में ना होकर किस में आना चाहिए था, पास्ट टेंस में आना चाहिए था। उम्मीद है आपको सेंटेंस वहां से समझ में आ गया होगा कि जो हमने रीजनिंग दी इसके पीछे की। शी विल हैव पार्टिसिपेट, अब देखिए ये क्वेश्चन भी टेंस का है, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, हम हमेशा इसको क्लास में डिस्कस करते हैं, जहां पे वो बोलता है भाई देखो अगर तुम्हारा सेंटेंस किस चीज का है, फ्यूचर परफेक्ट का है, फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये चीज दिखेगी आपको। तो सब्जेक्ट के साथ विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब क्वेश्चन देखिए, वहां पे लिखा हुआ शी, ये हो गया सब्जेक्ट, फिर आ गया विल शैल में से एक, वो आ गया विल, फिर आना चाहिए हैव, वो आ गया हैव, और हैव के साथ आनी चाहिए थी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहां से लिख दिया पार्टिसिपेट, जबकि होना चाहिए था पार्टिसिपेटेड। इसलिए जो हमारा ऑप्शन है वो जो गलत हो रहा है वो थर्ड है, शी विल हैव पार्टिसिपेटेड, ईडी उसमें और ऐड होना चाहिए था कि पार्टिसिपेट का थर्ड फॉर्म पार्टिसिपेटेड होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, अ लेपर्ड कांट चेंज हिज स्पॉट्स। तो ये जो इडियम है इसे एक बार किसने बोला, इसे एक ओल्ड टेस्टामेंट में कहा गया था, जहां पर जो प्रीस्ट हैं वो ये बोलना चाह रहे थे कि भाई देखो ऐसा व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जो जन्म से ही इस गुण को लेके पैदा हुआ होगा तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, यानी उसके अंदर कुछ इन बॉर्न चीजें होती हैं। अब चाहे वो क्वालिटीज हैं, चाहे वो उसकी क्वालिटीज ना होकर उसकी नेगेटिविटीज हो, नेगेटिव नेचर हो उसका, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी है या फिर क्वालिटी नहीं है, यानी पॉजिटिव सेंस नेगेटिव सेंस कुछ भी है, वो कहीं ना कहीं उसको लेकर क्या हुआ है, पैदा हुआ है। तो इनबॉर्न क्वालिटी है, उसकी इनएट क्वालिटी है, यानी ऐसी क्वालिटी जो वो जन्मजात लेकर पैदा हुआ है, जो उसने इनहेरिट करी है, विरासत में उसको मिली है, तो उसको चेंज नहीं कर पाता, वो उसके खून में शामिल हो जाती है। तो कह रहा है लेपर्ड कांट चेंज हिज स्पॉट्स। आपने एक तेंदुआ देखा है या आपने एक चीता देखा है, तो तेंदुआ चीता के ऊपर क्या होते हैं, दाग धब्बे पड़े हुए होते हैं, तो उसको हटा नहीं सकता है, वो हमेशा रहेंगे उसके ऊपर। तो ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कोई क्वालिटी है या कोई अवगुण है या गुण है, वो हमेशा उसके साथ है तो वो रहेगा, उसको हटाना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि उसकी मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। यानी अब इन चार ऑप्शन को देखते हैं। समवन a visual presentation is far more descriptive than words. Something good that isn't recognized at first, you cannot change who you are. Someone who is cherished above all others. चेरिश करने का मतलब होता है किसी चीज को आप क्या कर रहे हो, बहुत इंजॉय करते हो, किसी को आप बहुत ज्यादा प्रेज करते हो, तो वो इंजॉय या प्रेज के सेंस में आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो सवाल ये इस तरफ नहीं जा रहा है। A visual presentation is far more descriptive than words, कि फिजिकली जब आप चीज को देखते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से चीज को समझा पाती है रादर देन वर्ड्स, ये भी नहीं कह रहा है। समथिंग गुड दैट इजंट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट, कि भाई पहली बार में देखने पर उसकी अच्छाई नहीं दिख रही है, ये भी नहीं कह रहा है। कह रहा है यू कांट चेंज हु यू आर, जो तुम हो तुम वही रहोगे, तुम उससे कभी भी हट नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो चीज है वो कैसी है, ऐसी है, इनबॉर्न, जन्म से है तुम्हारे अंदर वो चीज, ये कहने का सेंस है उसका। चलिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको पर्यायवाची वर्ड ढूंढना है, कौन से वर्ड का, हैपहैजर्ड,
तो हैपहैज़र्ड का मतलब होता है किसी चीज को कैसे रखना, क्रमबद्ध तरीके से नहीं रखना। क्रमबद्ध तरीके से रखना नहीं, क्रमबद्ध तरीके से नहीं रख रहे हो। यानी सिंपल वाणी में अगर मैं इसके सिनोनिम को वर्ड देखूं तो यहां उसने आंसर लिखा हुआ है साफ साफ, रैंडम। क्रमबद्ध तरीके से नहीं हो रहा है, हैपहैज़र्ड हो रहा है। यानी इसका उल्टा अगर सोचेंगे, एप्पल पाई ऑर्डर, तो ये एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या होता है, क्रमबद्ध तरीके से रख रहे हो। ये आपको पेपर में ये भी आता है आइडिया बहुत बार, कौन सा, एप्पल पाई ऑर्डर, क्रमबद्ध तरीके से रखना। और उधर वहां पूछ रहा है रैंडम, तो रैंडम और हैपहैज़र्ड आपस में सिनोनिम की तरह काम करते हैं। सोशिएबल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक नेचर का होता है। तो सामाजिक व्यवहार रखने वाला, यानी ग्रुप में रहने वाला, सोसाइटी में रहने वाला, लोगों से घुल मिलकर रहने वाला, उसे अंग्रेजी भाषा में बोलता है सोशिएबल। तो इससे जुड़ा हुआ तुम्हारे एग्जाम में एक बहुत ही बढ़िया वर्ड आता है जिसे कहता है कुछ ऐसा, ग्रेगेरियस। ये पेपर में पूछा जाने वाला बहुत ही कॉमन शब्द है। तो ग्रेगेरियस वर्ड को अगर आप देखोगे तो ऐसा मिलेगा, मिलनसार व्यक्ति। अब जब मिलनसार व्यक्ति होगा तो कैसा होगा, सोशिएबल होगा, सामाजिक होगा। इस वर्ड को याद कैसे करना है, याद रखिए इसके रूट से, ग्रेग। ग्रेग का मतलब होता है झुंड, ये हर्ड है, भेड़ों का झुंड, तो वो झुंड का सेंस दिखाइए। तो ग्रेगेरियस आदमी कैसा है, जो झुंड में रहना पसंद करता है। सिंपल सा वर्ड है, बड़े आसानी से आप याद कर सकते हैं इसको। इसलिए तो इसलिए सोशिएबल, ग्रेगेरियस बड़े ही सिनोनिम की तरह आपस में काम कर लेंगे। कॉन्फिडेंट व्यक्ति, कॉन्फिडेंट व्यक्ति का रूट बड़ा समझिए, इसको बड़ा काम आता है उसका रूट। ये लिखा है फाइड। फाइड का मतलब होता है भरोसा, और कॉन का मतलब होता है टुगेदर या फिर विद। तो कहता है कॉन्फिडेंट व्यक्ति वो होता है जिसे अपने ऊपर पूरी तरह से क्या है, भरोसा है। इसलिए आप बोलते हो भैया कॉन्फिडेंट आदमी कौन है, जो इसको अपने ऊपर क्या है, विश्वास है। अब हिंदी में इसको विश्वास बोल रहे होते हो, पर विश्वास क्यों बोल रहे हो, क्योंकि आपको अपनी काबिलियत के ऊपर क्या है, भरोसा है। तो फाइड से वर्ड ध्यान रखिएगा, फाइड से बहुत सारे वर्ड बनते हैं। एग्जाम्पल के स्वरूप में बोल रहा हूं, एक वर्ड आपने हमेशा अपने डॉक्यूमेंट्स, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की दुनिया में आपने हमेशा सुना होगा कि आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको अपने बोनाफाइड डॉक्यूमेंट्स देने हैं। बोनाफाइड डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं, आधार, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, आधार, आपका एड्रेस प्रूफ, आपका डोमिसाइल, ये सब क्या है, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आप बोल रहे हो कि आप इन पे क्या कर सकते हैं, भरोसा। तो फाइड के अंदर मूल अर्थ किस चीज का, भरोसा। चलिए, अग्रेसिव आदमी कैसा होता है, अग्रेसिव आदमी ऐसा होता है जो हर समय लड़ने और झगड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है, वेरी अग्रेसिव नेचर। तो उसके अंदर की एनर्जी हमेशा बाहर को निकल रही होती है, हमेशा लड़ने झगड़ने के लिए तैयार बैठा होता है, अपने इमोशंस को बिल्कुल दिखा देता है। इसके लिए कई बार एक सेंस को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप ऐसा बोल सकते हैं, wears his heart on his sleeves। तो ऐसा व्यक्ति है जो अपने इमोशंस को क्या करता है, बिल्कुल दिखा देता है, छुपाता नहीं है। अग्रेसिव आदमी ऐसी होता है, वो कभी छुपाएगा नहीं चीजों को, एकदम तुरंत अपने आप को दिखा देता है। तो हमारा आंसर कौन सा बन गया, रैंडम। चलिए आइए, अगला वर्ड है जस्टिफाइबल। जस्टिफाइबल का हमें ढूंढना है सिनोनिम। तो जस्टिफाई करने का मतलब होता है जिसे हम क्या कर सकते हैं, हम तर्कों के माध्यम से सिद्ध कर सकते हैं, तर्कों के माध्यम से बता सकते हैं, उसे जस्टिफाई कर रहा है। अब अगर हम पहला वर्ड देखें, इनडिफेंसिबल, जिसको हम डिफेंड नहीं कर सकते, कहने का मतलब जिसको हम रोक, मतलब कोई हम पर हमला कर रहा है तो वो बेचारा निहत्था सा बैठा हुआ है और अपने ऊपर किसी हमले को रोक नहीं पा रहा है। न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब कितनी बार हमने देख लिया, ऐसा व्यक्ति जो दोनों परिस्थितियों में समान स्वरूप से दिखता है। मेंटेनेबल और रीजनेबल। मेंटेनेबल का मतलब जिसको हम क्या कर सकते हैं, एक समय तक मैनेज करके चल सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, तो मैनेज करने का सेंस हो गया। रीजनेबल का मतलब किस चीज का है, रीजनेबल का मतलब यहां पर जो सेंस लेके चल रहा है वो तर्क से जोड़ के चल रहा है कि इट्स अ रीजनेबल आंसर। कि मान लीजिए इट्स अ रीजनेबल प्राइस, तो मान लीजिए आप एक शर्ट खरीद रहे हो और दुकानदार ने बोला भैया इसकी कीमत तो 1200 रुपया है। आपने बोला अरे भैया रीजनेबल प्राइस लगाओ, 1200 नहीं 600 रुपए का है। जस्टिफाई करो कि 1200 क्यों हो रहा है, तर्क दो इस पीछे का। तो रीजनेबल में सेंस किस चीज का है, ऐसी चीज का जिसमें हम तर्क दे सकते हैं, इसलिए आंसर कौन सा है, रीजनेबल। चलिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स।
दोनों जगह का सर्वश्रेष्ठ है, तो कह रहा है एन आइडियल सिचुएशन, सबसे उपयुक्त परिस्थिति की बात कर रहा है। तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का मतलब है कि इसके भी अच्छे गुण हैं और दूसरी जगह भी अच्छे गुण हैं, उसे वो बोल रहा है। तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का मतलब। Select the most appropriate meaning of the underlined idiom. More people in Turkey are on the breadline now than 30 years ago. ये जो ऑन द ब्रेड लाइन है, ये इडियम अमेरिकन हिस्ट्री से निकल के आ रहा है, जहां पर समझिए एक तरीके से वृद्धाश्रम हो गए या एक तरीके का ऐसा जगह हो गया, घर हो गया, जहां पे फ्री खाना एक्सक्यूज मी, फ्री खाना दिया जा रहा होता था। और फ्री खाना किसको दिया जा रहा होता था? उन लोगों को जिनके पास पैसा नहीं है, जो सक्षम नहीं है खाना खरीदने के लिए। तो ऑन द ब्रेड लाइन, तो ब्रेड लाइन का मतलब है सब लोग उस लाइन में लग जाते थे क्योंकि उन्हें खाना मिलता था वहां पर जाकर। तो अब आप सोच सकते हैं कि ये आदमी कैसा होगा, ये कहीं ना कहीं गरीब आदमी होगा, ये गरीबी की बात करना चाह रहा है। तो अब देखिए फिर से पुअर वर्ड आ गया, पुअर, पॉवर्टी, डेस्टिट्यूट, इंडिजेंट, पेन्यूरी, ये सब जुड़ जाएंगे गरीबी के भाव को दिखाते हुए। फियर ऑफ वाटर, पानी के डर को पूछ रहा है। तो रूट है हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, और फोबिया का मतलब होता है डर। तो हाइड्रोफोबिया का मतलब हो गया किसका डर? पानी का डर। बॉटनोफोबिया, फोबिया का मतलब फिर फेयर हो गया, बॉटनो का मतलब है प्लांट्स। तो किस चीज का डर लगता है उसको? पेड़ों से, पौधों से, इन चीजों का डर है उसका। बिब्लियोफोबिया, बिब्लियोफोबिया, फोबिया फिर डर है, और बिब्लियो का सेंस किस चीज का है? किताबों का है। तो ऐसा व्यक्ति जिसको किताबों से डर लग रहा है, किताब पढ़ने से बहुत सारे लोग डरते हैं, बिब्लियोफोबिया है। और माइक्रोफोबिया, फोबिया फिर से डर है, और माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, माइक्रो में छोटे का भाव है। तो माइक्रोफोबिया मतलब छोटे छोटे जीवाश्म होते हैं, कई लोगों को उनका डर लगता है। तो कोई जैसे मान लीजिए पैरासाइट है, कोई जीवाणु है, विषाणु है, इन सब के सेंस में बात करते बोल रहा है कि इन चीजों से आपको लगता है डर, उसे बोल रहा है माइक्रोफोबिया। तो फियर ऑफ वाटर, हाइड्रो से ध्यान रखिए, हाइड्रो पानी है और फोबिया मतलब डर है। तो हाइड्रोफोबिया हो गया पानी का डर। Despite the advancement in technology, many rural areas in developing countries still lack access to basic necessities. अब इसमें जो वर्ड बात कर रहा था वो किसकी बात कर रहा था? वो नेसेसिटीज की बात कर रहा था कि नेसेसिटीज का मतलब यहां पर क्या है, और आप क्या ढूंढेंगे इसका? इसका सिनोनिम ढूंढ लीजिए, मतलब इससे सबसे अच्छा सिनोनिम के रूप में कौन सा शब्द काम कर सकता है। तो डिस्पाइट द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, डिस्पाइट का मतलब हो गया के बावजूद, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमें क्या हुई है, हम आगे बढ़े हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ? मेनी रूरल एरियाज, कई सारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, दूर दराज के क्षेत्र हैं, इन डेवलपिंग कंट्रीज, विकसित होने वाले देशों के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, स्टिल लैक एक्सेस टू बेसिक नेसेसिटीज, उनके पास अभी भी बेसिक मूलभूत सुविधाएं नहीं है। नेसेसिटीज का मतलब सुविधाएं हो सकता है। अब अगर हम बोलें तो सुविधाओं का सेंस दिखाते हुए अगर मैं डिस्गाइज वर्ड पूछूंगा तो डिस्गाइज तो काम नहीं करेगा, क्योंकि डिस्गाइज का मतलब होता है किसी चीज के रूप को बदलकर पहुंचना। तो डिस्गाइज में क्या है? शक्ल बदल रहे हो आप अपनी। तो डिस्गाइज का सेंस, जैसे मान लीजिए आप फौजी है, एक फौजी है, तो उसको रात को जब अपने दुश्मन देश के अंदर घुसना है तो फिर वो अपने चेहरे को बदलकर वहां पहुंच सकता है। तो चाहे तो स्पाई के रूप में पहुंचे, ऐसा भी पहुंच सकता है, चाहे तो वो एक रॉ के एजेंट के रूप में पूछ सकता है, तो ये रॉ का एजेंट है या स्पाई है, ये सब क्या है? डिस्गाइज में घूम रहे होते हैं। तो आपने पिक्चर तो देखी है, टाइगर जिंदा है तो टाइगर क्या कर रहा है? एक डिस्गाइज में ही घूम रहा है ना? चलिए फिर हटा दीजिए। डिजिस्ट करने का मतलब होता है हेट करने का भाव, नफरत का भाव, तो ये भी हटा दीजिए। अब बचा वर्ड एपैथी और एवेन्यू। एपैथी वर्ड का मतलब भी है ऐसा व्यक्ति जो न्यूट्रल रह रहा है, उसे फर्क नहीं है एपैथी में, तो ये भी हटा दीजिए। एवेन्यू क्या हो गया? ऑप्शन। ऑप्शन का सेंस लेते हुए पकड़ेंगे तो बेसिक कंडीशंस की बात कर रहा है। तो कह रहा है बेसिक कंडीशंस, बेसिक एवेन्यूज अभी भी उनके पास अवेलेबल नहीं है, यानी ऑप्शंस की बात कर रहा है। एवेन्यू में सेंस किस चीज का है यहां पर? उसका ऑप्शन, ये ऑप्शंस की बात कर रहा है आपसे, कहने का सेंस उसका ऐसा है, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। The use of chemicals, insecticides and pesticides began after the Green Revolution. अब इसमें उसने पूछा द यूज ऑफ केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स वाले हिस्से में कि आप क्या करना चाहेंगे? अ प्रैक्टिस ऑफ केमिकल्स, द कस्टम ऑफ केमिकल्स,
कंजम्पशन ऑफ केमिकल्स या द यूसेज ऑफ केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, बिगैन आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन। हरित क्रांति के बाद किसका इस्तेमाल हुआ? पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का और केमिकल्स का। और ये जो सेंटेंस बन रहा है इसमें बात वास्तविकता में किसकी हो रही है? यूज की। तो वो ये कह रहा है अंग्रेजी भाषा में कि आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि यूसेज ऑफ का इस्तेमाल ज्यादातर किस में इस्तेमाल कीजिएगा? जनरल स्टेटमेंट में कीजिएगा। जनरल स्टेटमेंट का मतलब है ऐसा स्टेटमेंट जो सब पर लागू होता है, यानी एक प्रकार से यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह दिखेगा। तो अगर सेंटेंस पढ़े तो यही बोल रहा है कि द यूसेज ऑफ केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स बिगैन आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन। हरित क्रांति के बाद सब जगह क्या हुआ? सब देशों में, सब जगह क्या इस्तेमाल होना शुरू हो गया? इंसेक्टिसाइड्स, कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स, ये भी कीटनाशक का भाव है, और केमिकल्स का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। तो जनरल बात करते हुए जब आपको भाव इस्तेमाल करना हो किसी चीज को इस्तेमाल करने का, तो कह रहा है यूज ऑफ से ज्यादा अच्छा आंसर कौन सा है? यूसेज है, ये कंडीशन। दूसरा, यूसेज आप नाउन की तरह देख सकते हैं, संज्ञा की तरह पार्ट ऑफ स्पीच में, और यूज ऑफ में जो यूज वर्ड है वो जनरली प्रेपोजिशन की तरह भी दिखता है, सॉरी वर्ब की तरह भी दिखता है, लेकिन यूज ऑफ का इस्तेमाल आप एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को देते हुए बोल सकते हैं। ठीक, द यूज ऑफ दिस मेडिसिन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दिस बॉय। तो मैं स्पेसिफिकली इस लड़के के संदर्भ में बात करते बोल रहा हूं कि इस लड़के के संदर्भ में कि भैया इस दवाई को इस्तेमाल कर लेना, कर सकते हो, यूज ऑफ हो सकता है। लेकिन स्टेटमेंट जब जनरल हो तो उस परिस्थिति में यूज ऑफ से ज्यादा अच्छा आंसर कौन सा होगा? यूसेज होगा, ये ध्यान रखिएगा। हर पेंटिंग्स आर वे बेटर देन हर स्केचेस। अब देखिए ये एडजेक्टिव का क्वेश्चन है, जहां पे एडजेक्टिव के कंडीशन को दिखाते हुए हमने दो बातें हमेशा सीखी हैं कि एक तो डिग्री हमेशा ध्यान रखिए, तो गुड, पॉजिटिव, बेटर, कंपैरेटिव और बेस्ट सुपरलेटिव। और कंपैरेटिव डिग्री के साथ एक कंडीशन कहती है कि आप किसका इस्तेमाल करेंगे? THAN का तो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन THEN का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो उसने बोला भाई बेटर के साथ किसका इस्तेमाल होता है? बेटर के साथ THEN नहीं होता, बेटर के साथ इस्तेमाल होता है दैन का। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके साथ आप टू भी इस्तेमाल करते हो, सीनियर, जूनियर, प्रायर, प्रेफर, एल्डर जैसे शब्दों का टू का प्रयोग हो रहा होता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन बन जाती है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम ढूंढना है किसका? अबैंडन करने का। अबैंडन करने का मतलब होता है किसी चीज को मझधार में छोड़ देना, बीच रास्ते में छोड़ के चले गए आप, वो अबैंडन करने का मतलब होता है। तो नेवी में एक प्रथा है जहां पर बोला जाता है कि देखिए अगर कोई कप्तान अपनी बोट पर है और वो बीच समुद्र में पहुंचने पर युद्ध लड़ते हुए अगर वो डूब रही है, तो वो कप्तान भी जल समाधि ले लेगा और वो कभी भी अपनी नाव को मझधार में नहीं छोड़ेगा, अबैंडन नहीं करेगा। तो अब उसने बोला सिनोनिम ढूंढिए। डिजर्ट है, रिटेन है, प्रोलॉन्ग है और पेरिश है। पेरिश करने का मतलब होता है किसी चीज का अस्तित्व खत्म हो गया। प्रोलॉन्ग करने का मतलब है किसी चीज को आप एक्सटेंड कर रहे हो, लंबा खींच रहे हो, एक्सटेंड करने का भाव। रिटेन करने का मतलब है अपने पास रखना। आईपीएल में बहुत बड़ा आता है ये रिटेन, कि इस खिलाड़ी को रिटेन कर लिया, यानी आईपीएल की वाली टीम ने, फ्रेंचाइजी ने कहा हम इस खिलाड़ी को रखेंगे, इसको हम बेचेंगे नहीं। डिजर्ट, ये डिजर्ट है। डिजर्ट करने का मतलब भी होता है कि हमने किसी को बीच मझधार में छोड़ दिया। तो अबैंडन का सबसे अच्छा सिनोनिम कौन बन गया? डिजर्ट। ठीक। The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. They will not attend the event as they are going away at end of April. अब देखिए ये एक फ्रेज बेस्ड क्वेश्चन है जहां पर आपको ध्यान रखना है, फ्रेज है at the end of। तो ये आर्टिकल की मिस्टेक थी कि यहां पे एंड के पहले क्या लगना चाहिए था? द लगना चाहिए था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनना चाहिए था? सेकंड। तो ये स्ट्रेट अवे क्वेश्चन बन जाता है किस चीज का? आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन। बोथ नितिन एंड उदय आर ऑफ द सेम इंटरेस्ट। इडियोमैटिक एक्सप्रेशन पूछ रहा है कि ऑफ सेम इंटरेस्ट को दिखाते हुए बोलना है, तो ब्लोइंग स्मोक विदाउट फायर। तो ब्लोइंग स्मोक विदाउट फायर का मतलब है कि देखो भाई बगैर अफवाह के या बगैर किसी बात के धुआं तो उठता नहीं है, यानी कुछ ना कुछ तो जो बोला गया है उसमें कुछ सच्चाई हो सकती है। तो बगैर बोले धुआं नहीं उठता, यानी कोई अगर अफवाह फैली है
तो उसके पीछे प्रोबेबिलिटी है कि ये थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ इसमें सच्चाई होगी ही होगी। ये इसका भाव है। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, सेंस ये है पूरा कि बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर का मतलब है कि एक प्रकार के लोग हमेशा एक ही समूह में रहना पसंद करते हैं। जैसे कबूतर का झुंड है तो कबूतर का झुंड एक साथ ही रहेगा, उसमें कौवा नहीं घुसेगा। कौवे के झुंड में के अंदर कौवा ही रहेगा, चील नहीं घुसेगी। तो कह रहा है बर्ड्स ऑफ सेम फेदर, एक ही प्रकार के लोग हमेशा समूह में रहना चाहते हैं, अलग प्रकार के लोग वहां पर आएंगे तो दिक्कत होती है उनको। डिफरेंट केटल्स ऑफ फिश, डिफरेंट केटल ऑफ फिश मतलब अलग अलग प्रकार के लोग हैं। और अंडर द वेदर का मतलब है तबियत ठीक नहीं है। तो ये ऑप्शन भी हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए, पहला भी हट गया, बचा कौन? बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, क्योंकि बोथ नितिन एंड उदय आर ऑफ द सेम इंटरेस्ट। सेम इंटरेस्ट का मतलब क्या? दोनों की रुचि एक ही जैसी है, दोनों के पसंद करने वाली चीजें एक ही जैसी हैं, तो इसलिए बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर। और आगे हो जाएगा कई बार फ्लॉक टुगेदर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड का मतलब है आपने व्यक्ति को क्या किया? नजरअंदाज। इग्नोर करने का मतलब क्या होता है? नजरअंदाज कर देना। तो इसलिए सीधा आंसर इसका सा बनता है। और सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड मूविंग। एंटोनिम ढूंढना है मूविंग वर्ड का, और सेंटेंस है द ओल्ड ग्रैंडफादर क्लॉक चाइम्ड लाउडली। दादाजी की जो घड़ी है, ओल्ड ग्रैंडफादर क्लॉक मतलब पुराने जमाने की जो घड़ी है, दादाजी की घड़ी जरूरी नहीं है दादाजी की हो, कहने का सेंस है पुराने जमाने की जो घड़ी है। चाइम्ड लाउडली, आवाज दी उसने कैसे? बड़े जोर से। मार्किंग द पैसेज ऑफ टाइम, ये दर्शाते हुए कि समय निकल रहा है। विद इट्स स्टेडी टिक टॉक, स्टेडी मतलब स्थिर है, टिक टॉक मतलब वो आवाज वो चलता है, टिक टॉक मतलब पेंडुलम जब चलता है तो टिक टॉक आवाज दे रहा होता है। लेकिन स्टेडी का मतलब क्या है? स्थिर। और हमारा क्वेश्चन क्या है? मूविंग। अब मूविंग की बात करोगे तो इन चारों वर्ड में से सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा बन गया? स्टेडी, क्योंकि स्टेडी का मतलब क्या होता है? एक जगह पर स्थिर खड़े रहना, ये कहने का मतलब। और सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब इन द गिवन ऑप्शन। पहला ऑप्शन उसने गेट ऑन लिखा है। गेट ऑन का मतलब है टू बिकम सक्सेसफुल। ये सेंस किस चीज का है? टू बिकम सक्सेसफुल, सफलता के सेंस को दिखा रहा है। और जब हम गेट अबाउट की बात करते हैं तो गेट अबाउट कह रहा है लोगों से मिलना जुलना, ये मिलने जुलने का भाव है। गेट अलोंग, गेट अलोंग का जो सेंस है आप वो जोड़ सकते हो किस चीज से? गेट अलोंग का मतलब है किसी से मेल मिलाप करने का सेंस। और गेट आफ्टर, ये जो वर्ड है फ्रेजल वर्ब, ये जो गेट आफ्टर है, ये गेट आफ्टर का मतलब आपको मिल जाएगा किसी को क्या करना? प्रोवोक करना। अंग्रेजी भाषा में वर्ड बोलेगा गोड। गोड करने का मतलब है प्रोवोक। प्रोवोक करने का मतलब है फोमेंट, यानी बोल रहा है इंस्टिगेट, भड़का रहे हो आप किसी व्यक्ति को, ये सेंस बोल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सेंस किसका है? भड़काने का है। तो अब अगर चार ऑप्शन में से देखें तो गेट ऑन का मतलब है टू बिकम सक्सेसफुल। अरुणिमा डैश अलॉट ड्यूरिंग हर वेकेशन टाइम, नहीं बोल रहा है। अरुणिमा गेट्स अबाउट अ लॉट ड्यूरिंग हर वेकेशन टाइम, गेट्स आफ्टर तो प्रोवोक का सेंस भी नहीं है, इनको हटा दीजिए। तो अब 2 और 3। अरुणिमा गेट्स अलोंग अ लॉट, नहीं बोल रहा है, कह रहा है गेट अबाउट का मतलब क्या होता है? गेट अबाउट का मतलब होता है किसी से क्या करना? मिलना जुलना। तो इसलिए मिलने जुलने के सेंस को दिखाते हुए कि गर्मियों की छुट्टियों के दौरान वो क्या करती हैं? बहुत सारे लोगों से जाकर मिलती जुलती हैं। तो दोस्तों आज जो हमारा ये सेक्शन है इसको हम यहीं पे ब्रेक देंगे, क्योंकि इसके बाद हम अगले सेक्शन में बात करेंगे अपने कॉम्प्रिहेंशन की और क्लोज टेस्ट की। तो उसका एनालिसिस के लिए हमारा दूसरा वीडियो जरूर देखिएगा। और यहाँ तक के लिए हम इतना ही इंफॉर्मेशन रखेंगे। चैनल को जरूर ध्यान रखिए, विजय एकेडमी यूट्यूब पर है, और इस चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।